Hello everyone. I hope you all are fine and doing well. So I'm Poonam Sharma. Again, welcome you all periodic classification of elements chapter. Now, बच्चों आज की क्लास में हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ट्रेंड्स हैं जैसे वैलेंसी का और इसका एटॉमिक साइज का ये कैसे वेरी करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में ज़रूर इसके ऊपर में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में कि कैसे एटॉमिक साइज वेरी करता है अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं या डाउन द ग्रुप जाते हैं, और अगर ये हमारा वैलेंसी कैसे वेरी करती है। तो इन ट्रेंड्स के ऊपर में एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हमारे पास में बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जैसे कि मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो इनके ऊपर में भी एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आता है। कई बार क्वेश्चन आता है रीजनिंग फॉर्म में या आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो कुछ ट्रेंड तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, आज हम उसी ट्रेंड्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा वाला ट्रेंड, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज का ट्रेंड। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी होती क्या है। अब हमने ये तो कह दिया कि मेटालिक और नॉन मेटालिक ट्रेंड्स वेरी करते हैं अगर हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट या डाउन द ग्रुप, लेकिन ये एक्चुअल में मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज या ट्रेंड्स होते क्या हैं। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो अगर हम पहले बात करते हैं मेटालिक प्रॉपर्टी की, मेटालिक प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जब एलिमेंट की वो टेंडेंसी, वो एबिलिटी, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी। तो मेटालिक प्रॉपर्टी हमारी क्या है, द टेंडेंसी of an element to lose electron is known as metallic property. We call it metallic property. I'll write here, this is known as metallic property. Okay. अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स के अंदर में जनरली टेंडेंसी होती है दे कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, और जो भी मेटालिक एलिमेंट्स रहते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1, 2 और 3। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, मेटालिक सब्सटेंसेस की और मेटालिक एलिमेंट्स की, तो दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड जनरली दे हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, इन देयर आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। तो अगर हम बात करें नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी की, तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। तो ये जो और नॉन मेटालिक होते हैं, नॉन मेटालिक की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये होते हैं 4, 5, 6 और 7। तो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली आपको कितने मिलेंगे, 4, 5, 6, 7। तो इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, क्योंकि मेटालिक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो इन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। और क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटालिक प्रॉपर्टी की। जैसे मैंने आपको बताया, मेटालिक प्रॉपर्टी उन एलिमेंट्स में होती है जिनके अंदर में ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से इजीली लूज कर दें। तो उनको हम बोलते हैं
मेटालिक एलिमेंट। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, एटॉमिक साइज रिड्यूस हो रहा है इसका, और एज अ रिजल्ट दे लूज देयर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से इजीली लूज नहीं करने देगा, क्योंकि न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स में होता है नेगेटिव चार्ज, वो उसको टाइटली होल्ड करके रख लेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इतना इजीली उसमें से नहीं जा पाएंगे। और इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में, तो उसमें मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो as we are moving from left to right, metallic character decreases due to the increased effective nuclear charge। लेकिन अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप की, डाउन द ग्रुप में अगर आपको याद हो कि क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल। जब एक एक शेल उसमें बढ़ता चला जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे शेल्स हैं। तो जब एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा और ये मानो हमारा आउटर मोस्ट शेल है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज हो सकते हैं। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट की, अगर हम जब जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और रीजन क्या है इसका, यहां पे साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो पाएंगे। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है ड्यू टू इफेक्टिव इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि मेटालिक कैरेक्टर कैसे अफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करता, गेन करता है। और अगर हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, अभी हमने देखा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली गेन तो कर पाएगा। जब पॉजिटिव बढ़ रहा है तो नेगेटिव को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेगा। तो ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजीली गेन नहीं हो पाएंगे एलिमेंट से। एज अ रिजल्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो हम ये कह सकते हैं जो फ्लोरीन है हमारा, जो कि हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, 17 कौन सा ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप। तो ये 17 जो फ्लोरीन है, इट इज द हाईएस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट और इट इज द हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, विच वन इज द which element has the highest non-metallic character, and the answer is fluorine और लीस्ट इसका है। तो ये हमारा ट्रेंड है मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स को लेकर। अब हम बात करते हैं, अगर नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल रिएक्टिविटी। नेक्स्ट ट्रेंड हमारा है केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, सी केमिकल ये कैसे रिएक्ट करेगा दूसरे एलिमेंट्स के साथ में। अगर ये इजीली लूज कर रहा है तो जो हाईली रिएक्टिव होता है वो हाईली रिएक्टिव बन जाएगा, क्योंकि अगर उसमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज करने की, तो इट इज हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस, इट इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। तो केमिकल रिएक्टिविटी पहले तो इंक्रीज होती है, फिर क्या होती रहेगी, फिर ये
लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो पहले ये डिक्रीज होगी, फिर ये इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट ग्रुप में तो ज्यादा रहेगी, लेकिन अगर हम सेकेंड ग्रुप से मूव करना शुरू करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगी और फिर जाके ये इंक्रीज होने लग जाती है। क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लेने की बढ़ जाती है। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, देन इट इंक्रीजेस। और अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी पे। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, जिसकी वजह से एलिमेंट्स इजीली अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे। तो केमिकल रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही होती है। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पहले डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी, लेकिन डाउन द ग्रुप ये सिर्फ इंक्रीज ही होती है। तो ये हमारा सेकेंड ट्रेंड था। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स मतलब कि जब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो ये क्या बनाएंगे। तो जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होगा, ये बेसिसिटी कम होती चली जाती है क्योंकि हम इधर की तरफ जा रहे हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं, मैं पहले ये लिख देती हूँ, नॉन मेटल्स जो हैं दे आर ऑक्साइड्स, हम ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो अगर हम बात करते हैं इन एलिमेंट्स की, ऑक्साइड्स मेटल्स के, दे आर बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ तो स्ट्रांगली बेसिक होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम इधर मूव करेंगे इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। और ये जो बीच के जो रहते हैं, बीच के जो मेटल्स हैं इनमें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, क्योंकि ये एसिडिक की तरह भी बिहेव करते हैं और बेसिक की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ये होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे यहाँ बेसिसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। तो जो मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स। और उनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में। तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो ये एसिडिटी बढ़ जाती है हमारी। तो ये वेरी स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर, वेरी स्ट्रांगली एसिडिक। और ये स्ट्रांगली बेसिक। और बीच वाले जितने भी होंगे ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं, बिकॉज दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। ओके, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो ये हमारा होता है लीस्ट बेसिक ऊपर वाला, और ये होता है हमारा मोस्ट बेसिक इन नेचर। लीस्ट बेसिक डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, लीस्ट बेसिक, ये मोस्ट बेसिक। तो ये हमारे भी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब हमारा जो नेक्स्ट ट्रेंड आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू इन अ मॉलिक्यूल, जो कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, to attract the shared electron pair is known as electronegativity। तो हमने देखा था अभी जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इंक्रीज होती चली जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारा
ये इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इट कैन इजिली अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट एंड एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजिली अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो हम अगर लेफ्ट टू राइट की बात करें, जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीजेस, और टॉप टू बॉटम में हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीजेस। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। सबसे पहला तो आता है न्यूक्लियर चार्ज। तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती चली जाती है एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज और रेडियस। क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया और इसमें ये इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये हमारे ट्रेंड्स हैं जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होते हैं। तो ये उसकी समरी है। अगर हम बात करें अक्रॉस द पीरियड की, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अक्रॉस द पीरियड हम बात कर रहे हैं यानी लेफ्ट टू राइट की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, basic nature of oxide decreases, melting point increases from group 1 to group 4 and then decreases, boiling point increases from group 1 to 4 and then decreases, oxidizing nature increases, reducing nature decreases. अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें डाउन द ग्रुप की, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, यहाँ सेम रहेगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज, और मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज इन ग्रुप 1 and 2, डिक्रीज इन ग्रुप 3rd and 4, increase in group 6 to 7. Similarly with boiling point as well, oxidizing nature decreases and reducing agent increases. तो ये हमारे ट्रेंड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और इनके ऊपर में एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, जनरली 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 1 मार्क में भी। और ये जनरली रीजनिंग के फॉर्म में आता है या ट्रेंड्स आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको ये टेबल एक समरी है उसकी सभी ट्रेंड्स की, और रीजनिंग मैंने आपको बताई दी है अभी तक कि हमारे ये जो ट्रेंड्स हैं ये क्यों ऐसा रिएक्ट करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है, व्हाट वर द 2 क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। सबसे इसमें ए पार्ट का सबसे पहले ए पार्ट है, मैं आपको बता देती हूँ वो ए पार्ट क्या है। हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्यों होती है, हम ये जो पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मेटल्स को इधर प्लेस कर दिया, नॉन मेटल्स को उधर प्लेस कर दिया, मेटलॉइड्स को बीच में ले आए, लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स को बॉटम में रख दिया, तो ये क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत है। तो क्लासिफिकेशन की जरूरत किस लिए है, टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स कन्वीनियंटली, क्योंकि अगर ये क्लासिफिकेशन हमारा अप्रोप्रिएट रहेगा तो हम इजीली एलिमेंट्स की स्टडी कर पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, what were the 2 criteria used by Mendeleev in creating his periodic table। जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था उसने कौन कौन से 2 क्राइटेरिया रखे थे। सबसे पहला तो उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो उसने मेन इंपॉर्टेंस किसको दी थी, एटॉमिक मासेस को, और उसने कहा था किसमें, सिमिलैरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। और इन दोनों को फॉलो करने के लिए उसने कुछ एलिमेंट्स को
जिनका कि एटॉमिक मास ज्यादा था उनको प्लेस कर दिया था पहले ही, जिनका कम था, क्या सिमिलैरिटी बनाने के लिए, ताकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहे। तो ये दो क्राइटेरिया थे मेंडलीव के, जिस बेसिस पे उसने अपना पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट है, व्हाई डिड मेंडलीव लीव सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव बहुत स्मार्ट था वैसे भी, उसने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़े ही क्यों थे? क्योंकि उसको पता था कि आगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, इसीलिए उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़े थे। एंड ही लेफ्ट गैप फॉर सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल why was there no mention of noble gases like helium, neon and argon? वो इसीलिए नहीं था, ऑल्दो जब नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना तो उसमें जब नोबल गैसेस की प्लेसिंग की गई तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को बिना टच किए एक अलग से ग्रुप बन गया था, लेकिन मेंडलीव ने नोबल गैसेस को कोई प्लेस नहीं दी थी। और ऐसा क्यों था? क्योंकि जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर किया था उसमें नोबल गैसेस डिस्कवर ही नहीं हुए थे, इसीलिए नोबल गैसेस के लिए कोई भी प्लेसिंग नहीं थी, because noble gases were not discovered, were not invented at that time when Mendeleev prepared his Mendeleev prepared his periodic table. Next question आपसे पूछ सकते हैं, why would you place the two isotopes of chlorine 35 and chlorine 37 in different slots? Because of their different atomic masses, or in same slot because their chemical properties are same. Justify your answer. यही एक मेंडलीव का लिमिटेशन थी, क्योंकि उसने आइसोटोप्स के लिए कोई प्लेसिंग नहीं करी थी। लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना तो एटॉमिक मासेस को तो कंसिडर किया ही नहीं था। किसको कंसिडर किया गया था? एटॉमिक नंबर को। तो इसीलिए जब प्लेसिंग की गई आइसोटोप्स की, तो क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास अलग है लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम था जो कि 17 था, तो इसीलिए इनको एक ही स्लॉट में रखा गया क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, बिकॉज ऑफ देयर सेम एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज मेंट बाय पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद रेफरेंस टू द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिसिटी क्या था? रेपिटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज या सेम प्रॉपर्टीज। जब आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी, वो रिपीटेड हो रही थी, तो दैट रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट, व्हाई डू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज? कहते हैं जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप में उन सबकी सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों आती है? क्योंकि अगर हम डाउन द ग्रुप देखेंगे तो उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये हमारा ग्रुप है डाउन द ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या आता है? आउटर मोस्ट शेल में 1 आता है। क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। अब आता है हमारा, हाउ विल द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड? व्हाई? जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी कैसे चेंज होती है? ये वही क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर में। अब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अपने में से ये लूज नहीं कर पाता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को ना तो लूज कर पाएगा और ना ही गेन कर पाएगा। तो इस वजह से क्या होगा? तो जब ये टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगी। गेन तो कर लेता है क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स भी तो इजीली इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो बढ़ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको हम गेन करने के लिए बोलते हैं, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो कम हो जाती है। तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
tendency to gain electrons decreases, but when we go down the tendency to gain electron increases. और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसका न्यूक्लियर चार्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट of an atom of an element relate to its position in the modern periodic table. Explain with one example. क्वेश्चन है, अगर कोई आपको एटम दिया है या एलिमेंट है जो भी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करेगी उसकी पोजीशन. तो अगर हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को कहा जाए, तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281. 281. अब इसमें कितने पीरियड्स आ रहे हैं? 3 पीरियड आ रहे हैं. तो यानी कि अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू 1. अगर हम बात करते हैं इफ एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 11, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281, सो इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इट बिलोंग्स टू वन ग्रुप. लेकिन 3 शेल्स है तो ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा. चलिए हम देखते हैं कैसे. हमने सोडियम का एग्जांपल लिया है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 281. इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 1, तो ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा. लेकिन शेल्स कितने हैं? 3, तो ये थर्ड पीरियड से बिलोंग, फर्स्ट ग्रुप थर्ड पीरियड. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये बताती है कि अगर इसमें कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा और कौन से ग्रुप से. नंबर ऑफ शेल्स बताते हैं, नंबर ऑफ शेल्स डिसाइड करेंगे इसका पीरियड, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं इसका ग्रुप. So I hope this is clear to you. नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर्स ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y and z are 9, 11, 17 respectively. Which two of these elements will show similar chemical properties and why? अब अगर आप देखें 3 एलिमेंट्स दिए हैं x, y, z, और इनके एटॉमिक नंबर भी गिवन है 9, 11 एंड 17. तो इन्होंने कहा है कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी. तो पहले तो हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो कुछ ऐसे है, x की 27 क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, इसकी 11 है तो 281, इसमें 17 है तो 287. अब जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी. अगर हम इन तीनों को देखें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम है. तो कितने? 7 इसमें है और 7 इसमें है. तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी और ये सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे. ठीक है. अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो अभी मैंने आपको बताया, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ अ पीरियड. भाई अगर हम पीरियड की बात कर रहे हैं, पीरियड क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल्स. तो फर्स्ट एलिमेंट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर सोडियम की बात करते हैं और हम बात करते हैं नियॉन की, सोडियम 11 और नियॉन का कितना है? 18. 281, 2881. तो यानी कि इसमें 3 शेल्स हैं. ठीक है. फर्स्ट एलिमेंट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट एलिमेंट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो शेल्स तीनों में कितने हैं? 3 3 है. KLM, इसमें भी KLM. लेकिन इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1. तो ये
नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, ये यानी कि ये फर्स्ट से बिलोंग करेगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा उस पीरियड का, और ये लास्ट एलिमेंट होगा। तो अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो लास्ट एलिमेंट होगा उस पीरियड का, और जिसमें 1 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो फर्स्ट एलिमेंट होगा उस पीरियड का। ऑल दो ठीक है, तो इसमें क्योंकि 3 3 है दोनों हैं तो ये दोनों थर्ड पीरियड के, दे बिलोंग टू थर्ड पीरियड, लेकिन ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये लास्ट एलिमेंट, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स तो दोनों में कितने हैं, 3 3, लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो इसमें 1 है और इसमें 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट कैल्शियम whose atomic number is 20 is surrounded by elements with atomic numbers 12, 19, 21 and 38. Which of these elements has physical and chemical properties resembling those of calcium and why? तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है इसकी तरीके का ही। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपली लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चल जाएगा, जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 282 2882 2818 82, तो क्योंकि अब अगर हम बात करें एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर दिस रिजेंबल इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमने किसको कंसीडर किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, यानी कि ये सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे होंगे। तो सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 2। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर वो सेम होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होगी। अब हम बात करें नेक्स्ट की, हाउ डज द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स चेंज अलोंग अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाई। ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर किस चीज से डिसाइड होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इतना आसान नहीं होता, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को सॉरी लूज करना, नॉट गेन करना। मेटालिक कैरेक्टर होता है कि जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो वो अपने में वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा। तो इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा। और इसका रीजन क्या है, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। कब, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। और लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करें, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो उसकी, उसके बाद में उसको आपको उसकी वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, ग्रुप नंबर कौन सा है, मेटल है या नॉन मेटल है, कैसा ऑक्साइड बनाएगा, और सी क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, ये आपको बताना है। वेरी सिंपल। तो इसके अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप बाकी सारी चीजें बता सकते हैं। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं तो 286, क्योंकि 16 है। वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इसकी 2 होगी। ये वैलेंसी इसकी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 6 है, दीज आर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में डिफरेंस होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या थे बच्चों, जो भी इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाले शेल में प्रेजेंट होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। और ये ग्रुप नंबर किससे बिलोंग करेगा, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि हम
एक एलिमेंट को कैसे पता करेंगे उसका ग्रुप नंबर? अगर 1 2 3 तक है तो पता चल जाएगा, 3 से ज्यादा हो गए, मोर देन 3 होंगे तो क्या करते हैं, 10 उसमें ऐड कर देते हैं। अगर 6 है तो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16। तो ये 16 ग्रुप से बिलोंग करेगा। ये मेटल है कि नॉन मेटल है? 16 कहाँ आएगा हमारा, राइट हैंड साइड पर, तो ये नॉन मेटल है। और नेचर ऑफ ऑक्साइड, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो उनके ऑक्साइड जो बनते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। और इसका जो क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड क्या कैसे बनेगा, HCl माइनस उसका फॉर्मूला है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन। तो इस तरीके के कई बार ट्रिकी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और जनरली ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आते हैं, तो उनको ऐसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। एक X एलिमेंट है जो कि थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है और ग्रुप है उसका 17। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है और वैलेंसी बतानी है, और कैसे पता किया आपने वो भी आपको रीजनिंग बतानी है। तो अगर उसका एटॉमिक नंबर 17 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1। तो वैलेंसी क्या हो गई, 1। इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या है, 1। और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग, कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, थर्ड से, क्योंकि इसमें कितने शेल हैं, 3 शेल्स हैं। और कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है ये तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन। तो एक एटॉमिक नंबर से आप पूरे वो उस एलिमेंट की पूरी डिटेल बता सकते हो कि क्या उसके ऑक्साइड एसिडिक है नेचर में या बेसिक है नेचर में, उसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसकी वैलेंसी कितनी है, उस पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है या कम है, उसका एटॉमिक साइज कैसा है, उसका मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप पूरी डिटेलिंग एक छोटे से एटॉमिक नंबर से बता सकते हो। तो कितना सरप्राइजिंग है ये बताना, और ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरीके से अरेंज किया गया है कि एक एटॉमिक नंबर पूरे एलिमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देता है। तो चिल्ड्रन, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और किस तरीके से हमें इनको आंसर करना है वो आपको क्लियर हुआ होगा। So now I'll end my class. So thank you and have a nice day to everyone, and hope you'll enjoy your day. Thank you all of you.